गुड आफ्टरनून। आज हम एचपीएससी के द्वारा जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो एचपीएससी कमिंग डेट में कुछ सब्जेक्ट के डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी बच्चों के जो क्यूरीज हैं वो रिलेटेड हैं कि सीट कैसे मिलेगी, हम कितना क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्या हमें कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो जैसे 10 मार्क्स का यहाँ दिखाया गया है 10 मार्क्स का, क्या हमें इस पैटर्न में मिलेगा। देखिए ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम जो जो कंडक्ट हुए हैं उनमें इसी तरीके से एचपीएससी दे रही है। लेकिन क्या है, अब एचपीएससी ने, जैसे हम साइंटिस्ट के एग्ज़ाम की बात करें, हम पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम की बात करें, जो एचपीएससी ने सिलेबस दिया हुआ है कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसमें से क्या है, उसमें जो डिवीज़न है सब्जेक्ट्स का और जो एरिया डिफाइंड किया गया है उसमें एचपीएससी क्या है, कहीं से भी कुछ भी मटेरियल जो है, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है वहीं से आ रहा है, कहीं बाहर से एचपीएससी उसको डिज़ाइन नहीं कर रहा है। तो ये ध्यान रखें। और कोई ऐसा नहीं है कि यूनिट 1 से किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग हो रही है, वो कुछ भी, या तो ऐसे करते हैं, एचपीएससी अभी क्या करा है, 18 क्वेश्चन आपको दे रहा है, ठीक है। 18 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये है एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़, 18 में से आपको 15 अटेम्प्ट करने, एनी 15, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्वेश्चन का डिवीज़न है। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे हम अभी डिस्कस करेंगे, इसमें एक क्वेश्चन की फॉर्मेट में ये हमने क्वेश्चन देखा है, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्वामित्व स्कीम इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिकली रेजिलिएंट रूरल इंडिया। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें कैसे इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग करनी है, हमें कैसे वो क्वेश्चन फ्रेम करते हुए लिखना है। देखिए, आपको स्वामित्व स्कीम का पता होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो क्या है, फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, और देन उसका यूजेज। इस तरीके से आप क्वेश्चन को डिफाइन कर सकते हैं। अब चीज़ कहाँ जो बच्चों की क्यूरीज है वो क्या है कि हमें सीट कैसी मिलेंगी। देखिए, सीट आपको ऐसी ही मिलेगी जो सीट यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। सीट में क्या होगा, यही सीट मिलेगी आपको, A4 साइज़ में आपको सीट मिलेगी। उसमें से क्या होगा, ऊपर का जो ये एरिया है ये भी आपका खाली होगा, ठीक है, ये वाला एरिया खाली होगा। उसमें क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है और उस क्वेश्चन के सामने मार्क्स दिए गए हैं। लेकिन एचपीएससी की जो आंसर शीट है उसमें ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या है, आपको क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन पेपर अलग से मिलेगा, आंसर शीट अलग से मिलेगी। आंसर शीट में ये मैंने देखा है कि जो टोटल जो आपकी सीट है वो अराउंड 84 सीट हैं, अराउंड 84 सीट, 84। जैसे आपको सीट ये स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ऐसी ही सीट हैं वो 84 सीट। आप एक साइड माने इसको, एक साइड, अगर इसी की मैं अपोजिट साइड मानूँ तो ये होगी। तो एक ये, एक नंबर मैं इसको दूंगा, एक नंबर सीट मान लीजिए, यहाँ पे लिखा है वहाँ पे एक, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा होगा, 2, ठीक। ऐसे करके आपकी 84 सीट हैं। 84 सीट में आपको अपने जो 15 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जस्ट एक फॉर्मेट जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो तो हमने कहीं से ये लिया है। उसमें से क्या है, ये जो रिटर्न नोट्स हैं ये इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब स्वामित्व स्कीम के बारे में डिस्कस किया हुआ है। स्वामित्व स्कीम तो जो आपके जीएस में आता है, तो उसमें क्या है, आप क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, आपको क्वेश्चन पेपर अलग से मिलेगा, उसमें जो क्वेश्चन है उसके सामने लिखा होगा कि वो 10 मार्क्स का है, या एचपीएससी क्या कर रहा है, 6+4 कर रहा है, ठीक है। मतलब 6 में आप एक पार्ट डिफाइन करिए। जैसे एक पार्ट क्या हो गया इसका, यहाँ पे एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्वामित्व स्कीम, ठीक है ना। उसके बाद ये हुआ आपका 6 मार्क्स का। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव, किसके, सोशियो इकोनॉमिकली रेजिलिएंट रूरल इंडिया के। इसी जो स्कीम है उसके वो अचीव कैसे कर रही है ऑब्जेक्टिव को, किसके, ऑब्जेक्टिव, ये स्कीम कैसे अचीव कर रही है स्वामित्व स्कीम। अब वो 4 नंबर में वो ऑब्जेक्टिव लिखने हैं आपको,
ये है आपका क्वेश्चन का जो पैटर्न एचपीएससी जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है उनमें दे रही है। कुछ क्वेश्चन में क्या करी है एचपीएससी 5+5, ठीक है, 5+5। एक क्वेश्चन मुझे याद आया, वो क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी के द्वारा जो नॉन वायलेंट मेथड यूज़ किया गया था वो क्या है। पहला तो ये क्वेश्चन है, वो 5 मार्क्स में आपको एक्सप्लेन करना है। अब गांधी जी के द्वारा जो नॉन वायलेंट जो मेथड था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो कैसे एक्सेल किया और कहाँ कहाँ पे उसका उन्होंने यूज़ किया, और नॉन वायलेंट जो मेथड है या मोमेंट है वो आप उससे क्या समझते हैं। तो 5 नंबर में आप क्या ये चीज़ लिखेंगे, ठीक है। जब आप 5 नंबर में ये चीज़ लिख देंगे कि नॉन वायलेंट जो मेथड था वो क्या है, या नॉन वायलेंस गांधी जी की टर्म में क्या है। देखिए, ट्रूथ, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह, ये चीज़ें गांधी जी ने यूज़ की ड्यूरिंग फ्रीडम फाइटिंग, ठीक है। जब ये चीज़ें अगर गांधी जी ने यूज़ की तो आप डेफिनेटली क्या एक्सप्लेन करेंगे, नॉन वायलेंस, ठीक है। जब नॉन वायलेंस आप एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें क्या होगा, आप अच्छी तरह नॉन वायलेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ, गांधी जी के ये वैल्यू सिस्टम है तो उन्होंने कैसे इसका यूज़ किया। अब देखिए, इंडिया में जब गांधी जी आए थे तब उन्होंने नॉन वायलेंस जो मेथड है, मोमेंट है, वो यूज़ कहाँ से किया, पहला चंपारण से किया। मैं अगर इस क्वेश्चन को डिफाइन करता हूँ 5 मार्क्स में, क्या करूँगा, पहले तो मैं गांधी जी के द्वारा जो गांधी जी के जो वैल्यू सिस्टम थे वो एक्सप्लेन करूँगा। नॉन वायलेंस है, ट्रूथ है, सत्याग्रह, वो लिख दूंगा 4 लाइन में। मैं उसकी डेफिनेशन दे दूंगा, जैसे कि स्वामित्व स्कीम के बारे में यहाँ पे जस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। आप क्या करेंगे, 5 मार्क्स में पहले 5 में नॉन वायलेंस मेथड के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है, तो थोड़ा सा मैं ये लिखूंगा गांधी जी के बारे में। व्हेन ही केम इन इंडिया इन 1915, आफ्टर दैट इन 1917 स्टार्टेड नॉन चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग कि वो जो नॉन वायलेंस मेथड था वो गांधी जी की वैल्यू सिस्टम जो थी वो क्या और कौन कौन सी थी। ट्रूथ लिख सकते हैं आपका, इस तरीके से आप सत्याग्रह जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आप ये बताएंगे कि नॉन वायलेंट जो मेथड थे वो कहाँ कहाँ यूज किए। पहला चंपारण में यूज किया, उसको चंपारण में लिख दें, ठीक है। चंपारण में उन्होंने जो भी इंडिगो जो वर्कर थे उनके ऊपर जो ब्रिटिश प्लांटर थे वो बुरे तरीके से क्या है एक्सटॉर्शन उनका कर रहे थे। उसके बाद आप खेड़ा करें, खेड़ा में भी अच्छा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद अहमदाबाद करें, अहमदाबाद में भी आप अच्छा लिख सकते हैं। देन अहमदाबाद के बाद आता आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एनसीएम, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उसके बाद आता आपका खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत में भी लिख सकते हैं क्योंकि खिलाफत में भी गांधी जी इन्वॉल्व थे खिलाफत मूवमेंट में। तो ये चीज़ें हमें क्या है एक्सप्लेन करनी है वहाँ पे। अब ये 5 नंबर का आपका जो हमने अभी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। 5 नंबर में आपने क्या किया, एक पेज, ये कंप्लीट पेज आपने फिल किया इस 5 मार्क्स के लिए, क्योंकि आपने उसकी हल्की सी डेफिनेशन दी, मतलब इंट्रोडक्शन किया कि नॉन वायलेंस जो टेनेंट्स थे गांधी जी के वो उनमें से एक है। ट्रूथ के साथ, सत्याग्रह के साथ उन्होंने काम किया इंडिया में फ्रीडम फाइटिंग के दौरान। उसके बाद उसके आप नॉन कोऑपरेशन जो नॉन वायलेंस थे वो कहाँ कहाँ यूज किए, 4-5 पॉइंट लिखे आपने, 5-4 लिख दो, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है उस हिसाब से आपको लिखने हैं, लेकिन अच्छे और स्टिक पॉइंट लिखने हैं। आपको वहाँ पे एक स्टोरी की तरह नहीं एक्सप्लेन करना। आप एक काम करें, जैसे ये एक्सप्लेन किया हुआ है इंट्रोडक्शन टाइप में, देन उसके फीचर यहाँ पे इन्होंने दिए, क्या क्या फीचर है स्वामित्व के। उसी तरीके से नॉन वायलेंस वाला जो मैंने अभी जो किसने एक्सप्लेन किया है गांधी जी के द्वारा जो यूज किया गया था, तो ये चीज़ें हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आ जाता है गांधी जी जो थे। अब ये बात आती है सेकंड पार्ट, +5 का आपने एक्सप्लेन किया, 5 मार्क्स का रह गया। वो 5 मार्क्स का क्या क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी जी की जो नॉन वायलेंट जो प्रोसेस है या मेथड है वो कंटेम्प्रेरी टाइम में रेलेवेंट है या नहीं है। यस, आपको पॉजिटिव में आंसर देना है, नेगेटिव आपको आंसरिंग नहीं करनी है। तो इसलिए आपका ये बन जाता है कि जो नॉन वायलेंट मेथड था, नॉन वायलेंस वाला मेथड था गांधी जी का, वो कहाँ कहाँ यूज़ अभी कंटेम्प्रेरी टाइम में हुआ है, क्या वो उसकी रिलेवेंसी बनती है या नहीं बनती है। अगर रिलेवेंसी बनती है तो आपको क्या अभी
ये चीज़ें नॉन वायलेंस तरीके से कोई ऐसा मोमेंट दिखाई दिया इंडिया में? अगर दिया है तो आप 5 नंबर में लिखेंगे। जैसे अब ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन क्या था। ये पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में आया हुआ है। हाउ डिड गांधी एनविजन नॉन वायलेंस, ठीक है ना। ये बोलते हैं गांधी ने अहिंसा की कल्पना कैसे की, जो नॉन वायलेंस मेथड था उनकी कल्पना कैसे की, वो कहाँ कहाँ तक गए नॉन वायलेंस मेथड के साथ। ये 5 में हमने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट 5 क्या है, नेक्स्ट दे रखा है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री दैट नॉन वायलेंस टेक्निक्स आर स्टिल रिलेवेंट टुडे। जो नेक्स्ट 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था कि जो वो उन्होंने मेथड यूज़ किए थे, आप एग्री उन चीज़ से, टेक्निक जो यूज़ की थी नॉन वायलेंस में, वो स्टिल रिलेवेंट हैं या यस। मैं अगर आंसर देता तो मैं लिखता 5 नंबर में। इस 5 के लिए लड़ रहे हैं अभी हम। ये 5 हमारा हो चुका है। इस पेज पे आपने ये एक्सप्लेन कर दिया। पहला 5 जो 5 मार्क्स हैं वो आपने इस पेज पे एक्सप्लेन किए, ठीक है। आपका दायरा क्या है, यही है। यहाँ पे भी लाइन खींची मिलेगी आपको, यहाँ पे भी लाइन। आपको इस लाइन में लिखना है आपका क्वेश्चन ऐसे करके। इसमें आना चाहिए सिर्फ क्वेश्चन, मान लीजिए 1। यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, इस एरिया में नहीं, सिर्फ इस एरिया में आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे आप, ठीक है। अब हम लिख नहीं पा रहे हैं। उसके बाद ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, आपको इस एरिया में आपके जो आंसर है वो नहीं जाना चाहिए। ये एरिया जो है आप ऐसे ही ब्लैंक छोड़ेंगे। अगर आप इस एरिया को यूज़ करते हैं, ये वाले एरिया को यूज़ करते हैं, ये वाला एरिया जो है, तो डेफिनेटली आपकी नेगेटिव मार्किंग की तरफ जाता है और कहीं ना कहीं आप अपना आंसर राइटिंग करने में क्या है ध्यान नहीं दे रहे हैं, और आप नॉट स्टिक टू वट एवर द रूल्स गिवन एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द HPSC, यू आर नॉट स्टिक टू दैट वन। तो आप कहीं ना कहीं लीनियंसी से काम कर रहे हैं, इसलिए आपके मार्क्स में क्या कहीं ना कहीं कटौती हो सकती है। तो दूसरा जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट +5 वाला हमने कर लिया, इस पेज पे कंप्लीट कर दिया हमने। अगर आपने 5 अच्छे डायग्रामेटिकली और इसी तरीके से इंट्रोडक्शन पार्ट और इसके फीचर लिखे हैं, जैसे नॉन वायलेंस के मैंने बताया था, चंपारण, खेड़ा, आपका अहमदाबाद मील स्ट्राइक, देन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, देन आपका खिलाफत मूवमेंट, ये अगर आपने एक्सप्लेन कर दिए। और भी ज़्यादा सुन लीजिए आप CDM, ठीक है, CDM भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसमें क्या है, सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट जो था गांधी जी का, सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, और उसके साथ में डिसोबीडेंट मूवमेंट, ये अगर आप एक्सप्लेन करते हैं एक एक लाइन में, ज़्यादा नहीं लिखना आपको इनके बारे में, क्योंकि जो एग्जामिनर है जब चेक करेगा उसको पता होगा कैंडिडेट ने अच्छा लिखा है, ईयर भी दिया है, किस साल में हुआ है, क्या क्या, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में लिखेंगे तो आपके 5 मार्क्स में से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो 5 है, नेक्स्ट 5 जो है उसमें पूछा हुआ था कि क्या रेलेवेंट टाइम में गांधी जी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, नॉन वायलेंस जो मेथड है, क्या वो रेलेवेंट है या नहीं है कंटेम्प्रेरी टाइम में। मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से, वो है। एंड नेक्स्ट सीट ये है आपकी, इसी तरीके से मिलेगी, ये लाइन इधर मिलेगी, ये लाइन इधर मिलेगी। आपका क्वेश्चन कंटिन्यू है। आपने पहली सीट पे आंसर ये लिखा, उसके बाद ये लिखा, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर यहाँ डाला है। जो आपका एग्ज़ाम चेक करने वाला है, शीट चेक करने वाला, उसको पता है यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन लिखा है, और ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन ही लिखेंगे यहाँ पे। एक बात का ध्यान रखना, टाइम वेस्ट मत करना। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे कि आप जैसा क्वेश्चन पेपर आपको मिला है उसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उस पर वो क्वेश्चन मत लिखना। अगर आप वो क्वेश्चन यूँ का यूँ टाप रहे हैं वहाँ से, जैसे ये लिखा हुआ है एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ समझौता स्कीम, ये मतलब इरेलीवेंट है, मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर ये लिखना है और सीधी आपको स्वामित्व से स्टार्ट कर देनी कहानी, बस। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, डेफिनेटली यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। आपको उसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, और जो एग्जामिनर है वो आपको समझ जाएगा कि आप इतने सीरियस या टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पे टाइम का मैनेजमेंट। आपने क्वेश्चन यहाँ लिख दिया, क्वेश्चन पेपर आपको अलग से मिला हुआ है, ठीक है, तो आप पूरा क्वेश्चन थोड़ी ना टेपेंगे यहाँ पे, ये टेपने का कोई रेलेवेंसी नहीं बनती। आप सीधा अपना यहाँ से आंसर स्टार्ट कीजिए, यहाँ से सीधा आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ तक लेके आइए, आपका 5 नंबर का ये ख़त्म होता है अच्छे से अगर आप लिखते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या बनती है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो बहुत
छोटी राइटिंग में लिखते हैं, बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, बहुत छोटा छोटा, और फिर देखते हैं कि 5 जो मार्क्स का आप पहले एक्सप्लेन करें वो सिर्फ इतनी सीट पे आ पाया आपकी, ठीक है। और लेकिन अगर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँ तो ये चीज़ है कि आप खुला खुला लिखें, थोड़े जो मोटे मोटे अक्षर हैं, जो आपकी हैंड राइटिंग है उसको थोड़ा बड़ा करें, ताकि आप ये पेज जो मिलेगा आपको इसको 5 मार्क्स के लिए कंप्लीट फिल कर पाएँ। ये ध्यान रखें। बच्चे क्या करते हैं, बहुत छोटी राइटिंग है सर, हम कैसे कवर करेंगे। छोटी राइटिंग है, आप अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है आपका इम्पैक्ट अच्छा नहीं जाता है, तो आप इसको पूरा फिल कीजिए बड़ी राइटिंग करके। आपकी हैंड राइटिंग जो है वो बड़े अक्षर होने चाहिए, वर्ड्स बड़े बड़े लिखिए, ताकि आप एक पेज पे अराउंड, अगर आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो वो कम से कम, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें क्या है, वो 10 मार्क्स में आपको कम से कम 150 वर्ड्स लिखने बनते हैं। तो उस तरीके से एक पेज पे आप लगभग इस एक पेज पे आप 50 to 70 वर्ड्स आप लिख सकते हैं, और बड़े बड़े लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, आपकी सीट ज़्यादा भरी हुई दिखाई देगी। और डायग्राम जितना हो सके, जैसे फीचर्स में ये जैसे नंबर 1 दे दिया, इसने नंबर 2 दिया, नंबर 3 दिया, नंबर 4 दिया। अगर मुझे टाइम, देखिए लास्ट में अगर टाइम कम बचता और आपका क्वेश्चन रहता है तो मैं क्या करता, मेरी अगर सोच के अकॉर्डिंग मैं पहले डेफिनेशन लिखता फटाक से नॉन वायलेंस के, गांधी जी के नॉन वायलेंस जो मेथड था उसके बारे में बताता मैं थोड़ा, उनके जो टेनेंट्स थे, ट्रू, सत्याग्रह, द नॉन वायलेंस मेथड, ये उनके टेनेंट्स थे। उन्होंने ये वैल्यू सिस्टम यूज़ किए हैं और उन्होंने एथिक्स और इंटीग्रिटी पे काम किया है, तो वो मैं थोड़ी सी डेफिनेशन था फटाक से। फिर मैं क्या करता, एक फ्लो चार्ट बनाता, कैसे, यहाँ पे लिखता क्या, यूज़ ऑफ नॉन वायलेंस मेथड ड्यूरिंग दिस आवर इंडिया फ्रीडम फाइटिंग। गांधी जी द्वारा जो फ्रीडम फाइटिंग के दौरान जो नॉन वायलेंस मेथड था वो यूज़ कैसे किया गया, नंबर 1 यहाँ पे देता ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद ये देता ड्यूरिंग खेड़ा, ड्यूरिंग अहमदाबाद, ड्यूरिंग आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ड्यूरिंग खिलाफत, ड्यूरिंग सीडीएम डांडी मार्च, जहाँ से जो सीडीएम स्टार्ट हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इस तरीके से आप अगर ये डायग्राम भी बनाते हैं, ऐसे लिख के यहाँ पे गोल दायरे में आप लिख दीजिए, गोल दायरे में लिखिए नॉन वायलेंस जो मेथड था ड्यूरिंग वेरियस मूवमेंट्स यूज बाय गांधी जी, ठीक है, वो किस किस में, ऐसे फ्लो चार्ट बना दीजिए। फ्लो चार्ट में आपका टाइम बच गया, आपको लाइन भी नहीं निकली। अगर आपके पास कंटेंट कम है तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने 5 मार्क्स में क्या किया है, उसकी डेफिनेशन दी है थोड़ी सी, और 5 पॉइंट आपने कवर किए हैं। और आपको जो बड़े बड़ा लिखेंगे, जब ये बड़ा सा लिखेंगे इसमें और फिर ऐसे करेंगे तो आपको अपना पेज भी भरा हुआ दिखाई देगा वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट 5 मार्क्स के लिए हम फाइट करें, 5 का हो गया, नेक्स्ट 5 के लिए ये, इसमें क्या लिखा है, जो अगर क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस में आया हुआ है कि नॉन वायलेंट जो मेथड है गांधी जी द्वारा जो यूज किया गया था, स्टिल रिलेवेंट, वो ये कंटेम्प्रेरी टाइम में क्या वो रिलेवेंट है, अगर आप एग्रीमेंट करते हैं तो कोई ऐसे एग्जाम्पल दीजिए ताकि जो एग्जामिनर है वो आपसे सेटिस्फाई हो कि यस नॉन वायलेंस मेथड है, स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया। जैसे यहाँ पे बेनिफिट के बारे में बात कर रखी है। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, हमारे एचपीएससी की जो आंसर शीट है उसमें ये ऊपर वाली लाइन नहीं है, ये ध्यान रखना है। बस ऊपर वाली लाइन नहीं है तो ये हटा दीजिए, आप क्वेश्चन आप यहाँ से ऊपर से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे वाली ये भी नहीं है जो ये दिया गया है, ये भी नहीं है, ये भी पूरी खाली है। यहाँ से लेके यहाँ तक सीट आपकी खाली है, यहाँ तक ऊपर भी पूरी खाली है, कोई कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन यहाँ पे उसमें इस साइड में आपका लिखा हुआ है डोंट राइट एनीथिंग इन दिस पार्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट ऊपर लिखा हुआ है छोटे छोटे अक्षरों में डोंट राइट एनीथिंग इन दिस पार्ट। अगर आप लिखते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिव मार्किंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो नीचे जो दिया गया है ये कुछ भी नहीं है वहाँ एचपीएससी की जो सीट में, ये जो सीट में यहाँ पे दिखाया गया है, तो इसका मतलब आपको ये फुल पेज मिलता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको फुल पेज मिल रहा है A4 साइज़ का। इस पेज में फिर सेकंड पार्ट क्या है, जो 5 मार्क्स का है, उसके लिए अब हम फाइट कर रहे हैं सेकंड पेज पे। सेकंड पेज मतलब आपने पहला पेज यूज़ किया,
ये वाले में ये आंसर दिया, दूसरे में ये आंसर देंगे नेक्स्ट 5 मार्क्स के लिए। अब मैं अगर उसका आंसर देता तो मैं ये देता कि स्टिल एग्जिस्टेंस है नॉन वायलेंस जो मेथड है गांधी जी के द्वारा यूज किया गया था, वो कैसे है। देखिए आप अच्छा एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, एनवायरमेंट जो एक्टिविस्ट हैं वो उसका यूज़ करते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, फार्मर एजिटेशन थी, ठीक है, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको नेगेटिव पॉइंट नहीं लिखने हैं, सरकार के खिलाफ कुछ भी पॉइंट नहीं निकले हैं, क्योंकि आप एक कोई भी एस्पायरेंट हैं, चाहे वो आपका पीजीटी टीचर के लिए है, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, चाहे वो आपका सिविल सर्विसेज के लिए है हरियाणा में, तो आप नेगेटिव पॉइंट मत लिखिए उन चीज़ों के बारे में। यस, पहला आप एनवायरमेंट जो एक्टिविस्ट हैं वो इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर जो कैलाश सत्यार्थी हैं, नोबेल लॉरेट्स हैं इंडिया में, उन्होंने भी बचपन बचाओ आंदोलन चलाया है, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अन्ना हजारे जी के द्वारा जो आरटीआई के लिए, लोकायुक्त के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी वो भी नॉन वायलेंस मेथड से थी, नॉन वायलेंट मेथड यूज किया था। थर्ड में, फोर्थ में इसी तरीके से आप फार्मर एजिटेशन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। फार्मर एजिटेशन भी ऐसे ही था, ठीक है, उसमें भी अच्छे तरीके से जो फार्मर थे वो अपनी जगह पे बैठे सरकार को मनाने के लिए। आपको ये नहीं लिखना सरकार मानी या नहीं मानी, नहीं, आपको सिर्फ वो एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। उन एग्जाम्पलों में जो आउटपुट आई है, अगर वो आपके पास कुछ पॉइंट हैं तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद काफ़ी जो क्या नाम है फेमिनिस्ट हैं वो भी फीमेल राइट्स पे काम करते हैं और नॉन वायलेंट तरीके से वो अपनी एजिटेशन करते हैं। फिफ्थ पॉइंट अगर मैं दूं तो फिफ्थ जो पॉइंट है, जैसे अभी हमारे देश के जो अर्जुन अवार्डी हैं, काफ़ी जो अवार्ड हैं उनमें जो उन्होंने हासिल किया है वो खिलाड़ी जो हैं वो बैठे, ठीक है, जंतर मंतर पे बैठे, उन खिलाड़ियों ने भी नॉन वायलेंस तरीके से अपना एजिटेशन सक्सेस में वो लेके आए। उसकी आउटपुट क्या थी क्या नहीं थी वो आपको डिस्कस नहीं करनी है, तो ये आपका 5 मार्क्स का ये हो जाता है। और आप लास्ट में क्या कर सकते हैं, अब लास्ट में आपको ये लाइन लिखनी है इस तरीके से कि वट एवर during this contemporary time, whatever the method used in the form of non-violence या in the area of like आपका feminist point of view से आप देखें या फिर आपका environmental point of view से देखें, वो उसमें क्या है, activists use this method and they are getting their success। लाइक अन्ना हजारे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, आरटीआई में दे सकते हैं, लोकायुक्त में दे सकते हैं, ऑलरेडी आप पॉइंट में भी दे सकते हैं, तो आप कंक्लूजन में भी थोड़ा सा लिख सकते हैं एंड उसमें लास्ट में लिख सकते हैं यस आई एम एग्री विद दिस मेथड एंड स्टिल दैट इज एग्जिस्ट इन इंडिया। ओके, ये आपका 10 मार्क्स का 2 सीट पे आपका कवरेज बनती है और आपको खुला खुला लिखना है, वर्ड्स आपके मोटे मोटे, मतलब हैंड रिटन जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है वहाँ पे और रिटन प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो आप 10 मार्क्स के क्वेश्चन में इजी से अकॉर्डिंग जो है 7 to 8 मार्क्स इतने आपको आ जाएंगे, ये हमारा अनुमान है। इसी तरीके से आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आपको 18 में से 15 क्वेश्चन कवरेज करने हैं, तो फटाक से अपने क्वेश्चनों को देखते हुए कि आपको किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, ज़्यादा टाइम ना दें। देखिए क्या होता है, फ्रेमिंग रेडी रखें, आप अपने फ्लो डायग्राम ऐसे करके जो मैंने बताया था ऐसे करके कर सकते हैं, या इस तरीके से बीच में कोई पॉइंट लिखना है, जैसे कोई भी लिखना है उसको इधर से दिखा के ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी अच्छा तरीका है, ठीक है। आप स्क्वायर में कुछ लिख के, जैसे कोई भी मेथड है या कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर है, उस कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर है मान लीजिए, आप उस सॉफ्टवेयर का कहाँ यूज़ कर रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं, आपकी डोमेस्टिक में कोई यूज़ हो रहा है उसका, या फिर आपका डिफेंस में यूज़ हो रहा है, इस तरीके से आप उसको ऐसे डिफाइन करके लिख सकते हैं और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपको लाइन, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं वो बोलते हैं कि हमारी जो इंग्लिश जो में लिखने की प्रैक्टिस है वो अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपका कंटेंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसी चीज़ को इसी तरीके से स्क्वायर में, ठीक है, या आपका सर्कल में उसके बारे में लिख के कि क्या सॉफ्टवेयर है क्या क्या है, फिर उसके यूजेज लिख सकते हैं, क्योंकि आप टाइम भी बचा रहे हैं और अच्छे पॉइंट भी दे रहे हैं। मुझे लगता है आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं इस तरीके से। इस लाइन पे इस लाइन की जो राइट साइड में यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, अगर आप लिख रहे हैं तो आपके नेगेटिव मार्क्स हैं, ठीक है। और जो ये लाइन है, ये जो लाइन दी हुई है, इस लाइन के इस साइड में आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और
उसके बाद आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। यही था। 84 सीट आपको एचपीएससी दे रहा है। 84 सीट में आप डिफाइन करें ये क्या आपका फार्मूला क्या है, आप कितने क्वेश्चन राइट 15 में से आप कंप्लीट 15 कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं। मेरा जो मानना है, मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप टाइम की मैनेजमेंट आपकी अच्छी है, टाइम की मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या करें, उसमें हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। भले ही लास्ट में, मुझे पता है रस में हम क्या करते हैं, लास्ट के जो 5 क्वेश्चन हैं, लास्ट के 5 क्वेश्चन हैं, आपको वो आते अच्छे से हैं, लेकिन आप टाइम नहीं दे रहे। वो क्या है, आप फटाक से फ्लो डायग्राम से ऐसे और लिखें और चार्ट बनाएं, फ्लो चार्ट बनाएं, उससे आपकी जो आंसर है वो उसकी कवरेज होगी और आप 15 जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, क्या आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालना ना भूलें। ये एरिया दिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन करें उसका क्वेश्चन नंबर डालें, ये ना भूलें। अगर आप भूल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। अगर वो क्वेश्चन पार्ट्स में है, जैसे आपका क्वेश्चन लिख दिया आपने यहाँ पे इस एरिया में, उस पार्ट्स को आप इसी एरिया में यहाँ पे इसके नीचे लिख के यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका है। अगर 2 पार्ट्स में है तो दूसरा पार्ट भी यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए इतने एरिया में आपने फर्स्ट पार्ट लिखा, सेकंड पार्ट आप नेक्स्ट सीट में, ये जो नेक्स्ट सीट है उसमें कर सकते हैं, जो आगे नेक्स्ट सीट आएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो पहले उसका डिवीज़न देखें। 6 या 4 का है, 5 या 5 का है, ठीक है, या कंप्लीट 10 मार्क्स का है। इस तरीके से एचपीएससी जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है उसमें दे रहा है। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें कि वो पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन को देखें कि पहले पोर्शन में उसने क्या पूछा है। मान लीजिए स्वामित्व स्कीम के बारे में आप लिखें, उसके फीचर्स लिखें। ठीक है ना। उसके बाद पूछा उसने कि क्या वो रेजिलेंट है रूरल इंडिया में, अगर उसको अप्लाई करते हैं तो वो कहाँ तक वो बेनिफिट दे रही है, तो उसके बारे में, बेनिफिट के बारे में लिखें, तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे इस तरीके से। और जो लास्ट में जो बचता है, जो भी आपके सीट बचती है उसमें आप क्रॉस करें। ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है, क्रॉस करेंगे। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप क्रॉस कर सकते हो उस चीज़ के लिए, उसमें लिखा भी हुआ है। दूसरी चीज़, बच्चों इसमें क्या है, काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं उनको कन्फ्यूजन क्या रहता है कि हम पेंसिल ले जा सकते हैं। यस, आप पेंसिल ले जा सकते हैं। पेंसिल से आप कोई भी जैसे ये जो क्वेश्चन जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो पोर्शन, रिटन पोर्शन है, ये आप पेंसिल से ना करें। पेंसिल से अगर आप करेंगे तो आपका मार्क्स नहीं मिलेंगे। पेंसिल से सिर्फ आप कोई डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, कोई पाई चार्ट बना सकते हैं, या कोई आपका बार चार्ट है वो बना सकते हैं। सिर्फ पेंसिल का यूज़ जितना है। रही बात जब आप एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री करेंगे, आपके साथ सिर्फ आपके पेन होंगे। आप पेन 3 ले जा सकते हैं, 4 ले जा सकते हैं, और डिफरेंट कलर में आप ब्लू और ब्लैक ले जा सकते हैं। रेड कलर आपको यूज़ नहीं करना है, ग्रीन कलर भी आपको यूज़ नहीं करना है कोई। और उसके साथ में अगर आपको लगता है कि मैं स्केच का यूज़ करता हूँ अंडरलाइन करने के लिए या हाईलाइट करने के लिए, तो आप वो भी ले जा सकते हैं, वो आपको डिनाई नहीं है वहाँ पे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस वीडियो में इतना ही। अगर और भी कोई आपको क्वेश्चनिंग है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से अटेम्प्ट करने चाहिए, तो आप थ्रू मैसेजेस आप जो हमारा जो चैनल है उसमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो हम उसी तरीके से आप लोगों के लिए रेडी रखेंगे। आपकी सभी की क्यूरीज़ के अकॉर्डिंग वो वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू ऑल।